एक विद्यार्थी के रूप में आप कैसे खुश रहेंगे, और लॉ के विद्यार्थी के रूप में मैं आपको तरीका बताऊंगा, थोड़ा बहुत, बहुत तो नहीं बता पाऊंगा आज। आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या, आप खुद से सोचो। Especially those who are studying law, or those who are preparing for judicial services or for any other competitive examination, उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट होता है बैरेक्ट को पढ़ना। और जैसे ही बैरेक्ट का नाम आता है ना, वैसे ही बहुत परेशानी बढ़ जाती है। अभी आपको दिखाया ना, 576 पेज का बैरेक्ट, कितना कठिन लग रहा है, मोटा भी है। एम्बिशन वालों ने छापा है इसको। हाँ, बहुत सुंदर बैरेक्ट लिखा है इन्होंने। आपकी ओर से भी इनको बधाई दे देता हूं, जिन लोगों ने इसमें काम किया है। मैं भी उसमें से एक हूं। क्या किया है इसमें अभी आपको वो भी बताऊंगा, ताकि आपको एहसास हो कि व्हाट योर इंस्टीट्यूट डज। यदि हम आपको नहीं बताएंगे तो कैसे आप इसका लाभ ले पाओगे, उपयोग कर पाओगे। मैं आपको बताऊंगा क्या किया है इसमें। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ नायाब किया है मैंने। तो सबसे पहली समस्या आती है विद्यार्थी की, बैरेक्ट को कंट्रोल कैसे करें, कैसे बैरेक्ट को अपनी मुट्ठी में कर लें। तो हम संक्षेप में आज इसी पर बात करेंगे, और जिस दिन ऐसा आपके साथ हो जाएगा आप बहुत खुश रहोगे, मेरा ऐसा मानना है। एक विद्यार्थी के रूप में सीआरपीसी तो बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं, बट सबको याद हो जाता है क्या? मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछता हूं। सीआरपीसी लिखा किसने? आपने पढ़ा है? कितने लोग आप में से मेरे को बता पाओगे इमीडिएटली? देखो, पढ़ने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण। कितने लोग बता पाएंगे सीआरपीसी को किसने लिखा, किस कमिटी ने लिखा, उसका अध्यक्ष कौन था? त्वरित जवाब चाहिए। देखिए, अभी तक कोई जवाब नहीं आ पाया और नहीं आएगा। आप मेरी बात नहीं मानते ना, आप जाओ विश्वविद्यालय में बच्चों से पूछना, क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है? मुझे लगता है कि साधारणतः आपको जवाब नकारात्मक मिलेगा। ये तथ्य पे आधारित बात बता रहा हूं, ये मैंने करके देखा है, ये मैंने करके देखा है। यहां भी हमारे एक मित्र बैठे हैं जो सीआरपीसी पढ़े हैं। नई जानकारी इनको, क्योंकि बहुत साधारण बात है कि हमारे पढ़ने का तरीका बहुत ही फॉल्टी है। ये दोष आपका नहीं है मित्रों, ये परेशानी आपकी नहीं है दोस्तों, ये परेशानी पूरे भारत के बच्चों की है और पूरे विश्व के बच्चों की है। देखो, सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटी, सिर्फ अच्छा विश्वविद्यालय, अच्छा कॉलेज, अच्छी बिल्डिंग आपको ज्ञान नहीं दे पाएगी। इसके लिए आपको उसके तह तक जाना पड़ेगा, सही तरीके को अपनाना पड़ेगा। अब मैंने आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछा, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। केवी के सुंदरम नाम है उनका, श्री केवी के। जब भी आप दूसरे का नाम लें, मेरा आपसे एक विशेष आग्रह है कि सम्मान से ले। किसी ने लिखा है सुंदरम, कोई मित्र तो है नहीं आपका? सुंदरम साहब बहुत सीनियर, तो श्री केवी के सुंदरम, ठीक है। आप धीरे धीरे बातों को सीखेंगे, समझेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप चीजों को आत्मसात करेंगे। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं कि सीआरपीसी में चैप्टर्स कितने हैं? फिर आप याद कर रहे होगे कितने चैप्टर्स हैं, जरा देखें। या बदलोगे, बेयर एक्ट को पलटोगे, फिर देख के बता दोगे? नहीं, नहीं। देयर आर सर्टेन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। मैं आज आपको 10 ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा बैरक पढ़ने का। अब हम उसी ओर चलते हैं। बहुत समय ले लिया हमने आपको ये बात भूमिका बनाने में। क्लास में थोड़ी सी परेशानी भी रही आज, कोई बात नहीं। मैं फिर से इस बात को शुरू करता हूं। मेरा कहना यह है कि
ना सिर्फ मैं फिर से इसको शुरू करता हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा, एनी स्टूडेंट ऑफ लॉ, any student of law, whether preparing for judicial services, preparing for IAS, maybe preparing for different competitive examination, maybe studying for LLM entrance, maybe studying for any other entrance examination, CLAT LLM entrance, you know it. There are many other examinations where your BEAR Act may come handy, especially in preliminary examinations where you have objective questions. And it is very important for understanding of law for general LLB students also, I tell you. हमारे विश्वविद्यालयों में जनरली बेयर एक्ट पे उतना एम्फेसिस नहीं होता है, कहीं केस बेस्ड मेथड पे पढ़ाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एवरीवेयर बेयर एक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेयर एक्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे आप किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, LLB के लिए पढ़ो, LLM एंट्रेंस के लिए पढ़ो, यूपी के लिए पढ़ो, बिहार के लिए पढ़ो, राजस्थान के लिए पढ़ो, कश्मीर के लिए पढ़ो, केरल के लिए पढ़ो, फ्रॉम for whatever examination you are studying, it is everywhere relevant. So this is the focal point of today's discussion, how to study BEAR Act and how to memorize the chapters, the sections, the subsections, and many other informations of BEAR Act. What can be methodology? तो मैं आपसे आज साझा करने जा रहा हूं 10 tricks and techniques to memorize and to keep in mind the BEAR Act. कैसे करेंगे, मैं आपसे अपना अनुभव साझा करता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई फॉर्मेट है नहीं। आप जानते होंगे शायद संगीत भी वही सफल होता है जो आपके हृदय से आता हो, और एक ही संगीतकार और एक ही गीतकार बार बार वो ऐसे गीत और संगीत नहीं प्रोड्यूस कर सकता जो एक बार करता है। अब आप उस बच्चे से कहो कि जो तुमने वो गीत गाया बचपन का प्यार, फिर से गा दो वैसा ही कुछ, फिर से मिलियन हिट मिल जाएंगे तुम्हें, फिर से तुम्हें करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, संभव नहीं है। आज मैं जो भी बताने जा रहा हूं वो मेरी अनुभव का पुट है, एक शिक्षक की अंतरात्मा की आवाज है। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही सतही बातें हैं वो। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस एंड लॉजिक। मैं उसी पे बिल्ड करूंगा इसको। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा, अगले कुछ मिनटों के लिए आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं एक बेयर एक्ट लेता हूं, जैसे CRPC है, बहुत ही लंबा चौड़ा बेयर एक्ट है, अभी अभी आपने देखा या आप जानते होंगे कि CRPC हैज been written by a committee headed by Sri KVK Sundaram, and it has 37 chapters in original। 1973 का ये बेयर एक्ट है। When we reverse the order of 73, it becomes 37. It's very easy to know. These are the small tricks and techniques which will help anybody to memorize it. आप हिंदी में भी सुन रहे हैं हमें, तो 73 को उल्टा करेंगे तो 37 हो जाएगा। बहुत साधारण है याद करना, इसमें 37 अध्याय। बट हाउ टू मेमोराइज दिस 37 चैप्टर? इन 37 अध्यायों को ध्यान कैसे करें? आप अपने शरीर को देखो। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज ए स्ट्रक्चर, और शरीर के हर भाग में एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेटअप है। किसी का सर आपने नीचे और पैर ऊपर नहीं देखा होगा। हैव यू सीन इट? आपने ऐसा देखा किसी का सर नीचे हो पैर ऊपर हो? ऐसा देखा है? नहीं देखा है। हर व्यक्ति का सर ऊपर होता है, पैर नीचे होता है। द हेड इज ऑन द टॉप, टो इज ऑन द बॉटम। सो इट अप्लाइज टू ए बेयर एक्ट ऑल्सो। CRPC का ये बेयर एक्ट जो 37 चैप्टर्स में लिखा है, इसका भी एक हेड है, एक इसका टेल है, इसका भी एक मस्तिष्क है, इसका भी एक पांव है। आपको ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तो समझोगे कैसे? इसके लिए बहुत बेसिक बेसिक बातें ध्यान रखें। इन 37 चैप्टर्स में लिखा क्या होगा?
तो सतही तौर पे देखो तो सीआरपीसी है क्या। अब देखो, याद करने के लिए किसी चीज को उसकी समझ बहुत आवश्यक है। मैंने अभी एक जुडिशियल सर्विसेज मेंस पे एक लेक्चर दिया था, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज मेंस का एग्जाम आया तो उस पर एक लेक्चर दिया था, आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने ये बात कही है कि देखो, जो लोग जनरली कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहता, वो ये नहीं समझ पाते कि उनकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग होगी तो यादाश्त बेहतर होगा। ऑब्वियसली देर आर सर्टेन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, बहुत सारी तकनीक है जिससे आपको याद करने में सहूलियत होगी। मैं आपसे कुछ तकनीक तो साझा करूंगा अभी। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आप ऑर्गेनाइजेशन को समझो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट। अब मेरी समझ कहती है, बहुत साधारण सी समझ है, सीआरपीसी है क्या। तो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, यानी कि ये दंड प्रक्रिया संहिता है। यानी ये प्रक्रिया बताता है कि कैसे किसी अपराध को और अपराधी को दंडित किया जाए। तो जैसे ही आपने कहा अपराध को दंडित किया जाएगा, दैट द ऑफेंस विल बी पनिश, सो यू विल हैव टू रिपोर्ट द ऑफेंस टू समबडी। तो टू whom you will report the offense, किसको आप अपराध बताओगे, वो क्या करेगा। तो सीआरपीसी की शुरुआत यहीं से हो। अब देखो, आप ऑर्गेनाइजेशन को समझ रहे हो। जब भी कोई अपराध होता है तो आप पुलिस वाले के पास दौड़े दौड़े जाते हो, पुलिस वाला नहीं सुनता है तो मैजिस्ट्रेट के पास जाते हो। दिस इज हाउ सीआरपीसी इज रिटन। अब हम पुलिस वाले के पास जाएंगे तो पुलिस वाले को क्या बताएंगे, इंफॉर्मेशन। तो इसी को आपने लॉ की भाषा में कह दिया फर्स्ट इंफॉर्मेशन, यानी प्रथम सूचना। और वो उस पर लिखेगा अपना रिपोर्ट, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो 154 says that this is the first section of investigation chapter। अब देखो, एक एक चीज को ध्यान से समझना। उस चैप्टर का नाम लिखा है सीआरपीसी में मैंने, इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन। मुझे चैप्टर का नाम नहीं याद है, बट ऐसा ही कुछ लिखा होगा। जब सूचना दोगे तभी तो इन्वेस्टिगेशन होगा, सूचना दोगे नहीं तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। तो मैंने आपको 154 में 155 में सूचना दे दी, और यदि इन्वेस्टिगेशन नहीं करे तो 156 में मैंने मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर दिया, वो आपको इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे देगा। 157 से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा। 157 से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया और ये 167 तक चलेगा इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करते हो आप खुद से सोचना। डोंट फोर्स योरसेल्फ टू मेमोराइज, rather try to understand the point that there is a rhythm in sections। जैसे गाने में ना एक रिदम होता है, वैसे ही हर लॉ में एक रिदम है। जिस दिन तुमने इस रिदम को समझ लिया, लॉ तो तुम्हारी मुट्ठी में होगा। मैं वही प्रयास कर रहा हूं, और जैसे जैसे तुम मैच्योर होते जाओगे तुम्हारा रिदम बेहतर होता जाएगा। तो मैंने कहा 154 में सूचना देते हो, 155 में सूचना देते हो, इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं करती है तो तुम मैजिस्ट्रेट के पास जाते हो, मैजिस्ट्रेट आदेश दे देगा 156 में, 157 से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है और 167 तक जाता है। अब तुम कहोगे कि 157 से 67 कैसे याद करें, हाउ कैन आई मेमोराइज 157 टू 167। सो अगेन द सेम लॉजिक विल अप्लाई। व्हाट डू यू डू इन इन्वेस्टिगेशन, यू टेल मी। क्या करते हो इन्वेस्टिगेशन में आप कह रहे हो इन्वेस्टिगेशन में हम घटनास्थल पर जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन हम विटनेसेस से पूछताछ करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में जाकर के हम वहां घटनास्थल का चित्रण करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज्ड को पकड़ते हैं, अरेस्ट भी करते हैं। और यदि इन्वेस्टिगेशन में कुछ दिखता नहीं है तो हम अपने पुलिस अधिकारी को कहते हैं कि जी इसमें कुछ नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। तो फिर पुलिस अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको आदेश दे कि नहीं तुम करो, या मैजिस्ट्रेट के ऊपर आदेश निर्भर करेगा को तुम्हें आदेश देगा कि भाई तुम करो। अब यदि तुम्हें आदेश मिल गया कि तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा तो 160 में तुम बुलाओगे लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ स्टार्ट करोगे। 161 में उसका बयान लिखोगे, देखो कितना रिदम में चल रहा है। 162 में बताया कि इसका यूज क्या करोगे, 163 में कहा थ्रेट और इंड्यूसमेंट नहीं करना, 164 में कहा कि तुम कन्फेशन भी ले सकते हो, जिसको हिंदी में हम संस्कृति कहते हैं, संस्वीकृति, कन्फेशन टू मैजिस्ट्रेट। आप किसी भी जज के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने ना जाकर के कन्फेशन रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अब देखिए बात रिदमिक है, आप इसको समझिए। वन वर्ड
वन वर्ड। अब आपको दिखाऊं कि हमने तो, अब आपने ये करना है। अब देखो भाई, मैं तो ये करता हूं, आप भी करो। अब मैंने दोस्तों अपने बेयर एक्ट में क्या किया, ये वन वर्ड लिख दिया सारा। 154 में FIR, 155 में NCR, 156 में नाउ ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 157 में प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, 158 में स्टेटस रिपोर्ट, 160 में अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अब आप बात को ध्यान से समझो। 161 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, 162 में स्टेटमेंट नॉट टू बी साइंड, 163 में नो इम्प्रिजनमेंट, नो इंड्यूसमेंट, 164 में कन्फेशन। तो इस बेयर एक्ट में मैंने यही काम किया है जो मेरी समझ कहती थी, हमने वही काम किया है। अब हमने वन वर्ड पकड़ लिया तो सेक्शंस तो मुझे याद हो गए। अब आपके मन में अगला सवाल आए, सब सेक्शन का क्या करोगे? अभी अभी मैंने देखा, राजस्थान की कोई परीक्षा हुई थी, उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक सवाल देख रहा था, सेक्शन 12 के सबसेक्शन 4 से आया हुआ है। स्पेसिफिक एनफोर्समेंट होगा कि नहीं होगा, इसी पे सवाल था। अब भाई यदि आपको सेक्शन 12 का सबसेक्शन 4 ध्यान नहीं है, आप उस प्रश्न का शायद उत्तर नहीं दे पाओगे। समस्या हो सकती है, समझ से भी उत्तर दिया जा सकता है। ठीक वही बात सीआरपीसी में भी लागू हो जाएगी। अब हम सबसेक्शन कैसे याद करें? तो मैं आपको बहुत साधारण तकनीक बताता हूं। देखो, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस एंड लॉजिक। ये एक साधारण बुद्धि एवं तर्क पर आधारित विषय है। साधारण बुद्धि क्या कहती है आपकी? आप जाएंगे, पहले पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे, भाई यहां पर अपराध हुआ है। थाने में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? एसएचओ। देखो, ये साधारण बुद्धि, एसएचओ लिखेगा या लिखवाएगा एफआईआर? क्योंकि थाने का हेड वो है। लेकिन यदि एसएचओ न लिखे तो क्या करोगे? तो आपने कहा वरीय पदाधिकारी के पास जाएंगे, साधारण बुद्धि तो ये कहती है। तो आपने कहा जी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाओ। अब वो भी ना लिखे तो क्या करोगे? तो फिर आपने कहा तो हम मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर देंगे। अच्छा, यदि ये एफआईआर लिख लिया जाएगा तो इसका किया क्या जाएगा? तुम्हें एक फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी, तुम इन्फॉर्मेंट हो। अब देखो 154 में, मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान से इस बैरक्ट को देखना, ये सारी बातें आपने इसमें लिखी कि नहीं। इसमें बहुत सारे प्रोवाइडो और बहुत सारी चीजें और आ गई। अब ना देखो, पहले में लिखा है नाउ विल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम। कौन? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब इसी को लॉ की भाषा में ट्रांसलेट कर, मैं साधारण समझ से आपको बता रहा हूं ना। दूसरा क्या लिखा? कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड शैल बी गिवन फोर्थ विथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू इन्फॉर्मेंट। आपकी बात लिखी, आपको कॉपी दे रहे। फिर क्या लिखा? एनी पर्सन एग्रीड बाय रिफ्यूजल ऑन पार्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज, यदि वो नहीं लिखता है, मे सेंड टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजोगे, और जब ये सब नहीं करेगा तो देखो लय ताल में 156 में आपको बताया मजिस्ट्रेट के पास जाओगे, वो आदेश देगा। वो 156 की व्यवस्था है। तो इसमें 3 बातें हमने आपको बताई। ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड करेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी देगा, नहीं रिकॉर्ड करता है तो आप डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाओ। 154 में ये 3 बातें हमने अच्छे से लिख दी। बाकी सब अमेंडमेंट है जो अभी जोड़ा गया है, उस पर भी चर्चा आप कर सकते हैं। बट मैंने मोटे तौर पर आपको ये बता दिया हाउ कैन यू मेमोराइज सबसेक्शन। अब आपको लगेगा कि चलो जी ये तो उदाहरण बड़ा सिंपल था, मैं आपको एक कठिन उदाहरण लेके बताता हूं। मैंने अभी अभी क्लास में इस बात की चर्चा की थी, मैं आपको भी उससे अवगत कराना चाह रहा हूं। जैसे एक सेक्शन है आपका इसी इन्वेस्टिगेशन में, सब सेक्शन कैसे याद करते हैं ये मैं बता रहा हूं। 164 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें 7 बातें लिखी है, 7 वर्ड्स। अब मैंने एक तरीका बना लिया, ट्रिक बना लिया इस बेयर एक्ट को याद, इस बेयर प्रोविजन को याद करने के लिए 7 वर्ड्स का ट्रिक है। मैंने आपको 10 कहे थे पूरे ट्रिक्स, मैं 1 बाय 1 बता रहा हूं, काउंटिंग आपको करनी है। 7 वर्ड्स में 164 ओवर हो जाएगा। क्या है ये 7 वर्ड्स? तो मैंने पहला लिखा, आप देखो ध्यान से 164 को, इसमें सबसेक्शन 1 से लेकर के सबसेक्शन 6 तक है।
और बीच में एक 5A सबसेक्शन है। तो 7 हो गए कि नहीं पूरे? ये 6 हो गए और ये 7वां हो गया, एक एडिशन है। तो 7 सबसेक्शन है, ये भी याद है आपको, और इसको हम 7 वर्ड्स में ही याद कर लेंगे, बहुत साधारण है। तो पहले में लिखा कन्फेशन कौन रिकॉर्ड करेगा, कब करेगा, क्या करेगा, कब नहीं करेगा, हु, व्हेन, वेयर, व्हेन नॉट। तो जितने भी WH क्वेश्चन थे पहले सबसेक्शन में हमने कर दिए एक प्रकार से। कौन करेगा, कब करेगा, क्या करेगा, कब नहीं करेगा। आप अपने से सवाल रेज करेंगे कॉमन सेंस से और अपने से उसका उत्तर देंगे। फिर क्या करेगा वो रिकॉर्डिंग में? तो दूसरा वर्ड लिखा, पहला तो था WH क्वेश्चंस, मैं बता रहा हूं आपको, आप ध्यान से देखना। दूसरे में है वार्निंग, जब वो करेगा तो उसके लिए वो वार्निंग देगा। तीसरा नो कन्फेशन, नो पुलिस कस्टडी। देखो हाउ ए लॉ स्टूडेंट कैन रिमेंबर, यदि कन्फेशन नहीं देता है तो पुलिस कस्टडी नहीं रखनी है आपको, पुलिस कस्टडी नहीं रखनी, नो कन्फेशन, नो पुलिस कस्टडी। अब मैंने चौथे के लिए लिखा सबसेक्शन 4। जैसे से आप करोगे आपके दिमाग में बातें आती रहेगी। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम आपने पढ़ा होगा, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका हम मेमो बनाते हैं। Admitted and read over and found to be correct. So now admitted and now read over को पढ़ के सुनाते हैं, वो एडमिट करता है, ROAC, read over and admitted to be correct। जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं। आपको पढ़ के सुना दिया, आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो मैंने पढ़ के सुना दिया और आपने एडमिट कर लिया, हाँ जी करेक्ट है, फिर साइन करोगे। कौन साइन करेगा? देने वाला और लेने वाला दोनों साइन करेगा। देखो ये कॉमन सेंस की बातें हैं। डोंट ट्राई टू पुश योरसेल्फ टू मेमोराइज एवरीथिंग। हर चीज को रटने का प्रयास मत करो। भाई जो दिया स्टेटमेंट वो भी साइन करे, जो लिया स्टेटमेंट वो भी साइन करे। बोल बात है, तीसरा क्यों साइन करेगा? और आप इसको बैठ के रट रहे हो। दिस इज कॉमन सेंसिकल। अच्छा कन्फेशन कौन रिकॉर्ड करता है? पुलिस वाला करेगा। अरे भाई पुलिस वाला कन्फेशन रिकॉर्ड करने लगेगा तब तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो पुलिस वाला को मना कर दिया। सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट में भी लिख दिया पुलिस कभी कन्फेशन नहीं लेगा। 5वें में क्या लिखा, ये तो देखो अभी तक एक्यूज्ड के बारे में था, अब ये स्टेटमेंट ऑफ विटनेस है। यदि इस विटनेस भी चाहे, अब इसमें विटनेस वर्ड है इंपॉर्टेंट, इसमें WH क्वेश्चन, इसमें वार्निंग, इसमें नो पुलिस कस्टडी, इसमें मेमोरेंडम, इसमें विटनेस। अब वर्ड्स पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा वर्ड्स फैलाओगे तो याद नहीं कर पाओगे। 5A में विक्टिम, 4 तक क्या था? सबसेक्शन 4 तक इट वाज एक्यूज्ड। यहां कौन है? विटनेस। यहां कौन है? विक्टिम। विक्टिम भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फॉरवर्डिंग। किसको फॉरवर्ड करोगे? आप ही अपने दिमाग से बताना जरा। फॉरवर्डिंग टू दैट मैजिस्ट्रेट हु हैज ज्यूरिसडिक्शन इन द मैटर। ये कॉमन सेंस है, जो लोग लॉ पढ़ते हैं उनको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। व्हेन यू डू योर एवरीथिंग देन यू सेंड इट टू द कंसर्न्ड ऑफिसर, कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट हु हैज ज्यूरिसडिक्शन इन द मैटर। आप अपने पास तो रख के कुछ करोगे नहीं, कन्फेशन तो कोई भी मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर लेगा, बट उस केस में जिसका ज्यूरिसडिक्शन है उसके पास ये चीज पहुंचनी चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि 164 कैन बी मेमोराइज्ड बाय 7 वर्ड्स। देखो बहुत सिंपल है, आप चैप्टर को भी याद कर सकते हो, सेक्शंस के सबसेक्शन को भी याद कर सकते हो। अब आपकी समस्या और आगे बढ़ रही है, और भी समस्या आ रही है। आपने कहा चलो सर ये सब तो बड़े इंपॉर्टेंट थे, कई सारे अनइंपॉर्टेंट चीज भी CRPC में हैं या उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउ कैन आई मेमोराइज देम? CRPC में तो 484 सेक्शंस हैं, कैसे याद करेंगे? मैं आपको उसका भी तरीका बताता हूं। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, बट परफेक्ट तो नहीं बन पाओगे, बेटर बन जाओगे। परफेक्ट होना बहुत मुश्किल है, परफेक्शन इज डिवाइन, बट बेटरमेंट इज ऑलवेज ह्यूमन। वी कैन बी ऑलवेज बेटर टुमारो। आज जो गलतियां करी उससे सीखेंगे तो कल बेहतर कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, आपके बेयर एक्ट में मैंने ये सब बातें लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक एविडेंस का मामला आता है 291, मुझे किसी विद्यार्थी ने पूछा कि सर इन सब सेक्शंस को कैसे याद करें।
तो जैसे जैसे मेरे पास विद्यार्थियों का सवाल आता है, मेरे पास प्रश्नों की झड़ी लगती है, वैसे वैसे मैं भी तरीके ईजाद करता हूँ। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा, यदि आप पूछेंगे ही नहीं तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ये एविडेंस से रिलेटेड है। सेक्शन 291, 91A, 91A भी है, 292, 293। चलिए पहले इसी चार को देखते। अब देखो, मैं आपको शब्दों से बताता हूं। 291 में क्या लिखा है? मेडिकल विटनेस। 291A में क्या लिखा है? आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। जरा देखिएगा, जब आप चैप्टर पढ़ने जाओगे देन यू विल अंडरस्टैंड इट इवन बेटर, बट मैं आपको अभी के लिए बता रहा हूं। 292 में क्या लिखा है? ऑफिसर ऑफ मिंट। 293 में क्या लिखा है? साइंटिफिक एविडेंस। देखो, देख पा रहे हो? 293 रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट। अब आपसे सवाल एग्जामिनर यही पूछेगा, एग्जामिनर विल बी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, which evidence is written in which section. There can be many questions which may be based on sections. So how will you memorize what is written where in the section? You can understand the concept, but memorization of what is written where in the section, it is a little bit difficult. So you will have to develop certain strategy, certain tricks and techniques. So आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो, मेडिकल विटनेस, रिपोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, ऑफिसर ऑफ मिंट एंड साइंटिफिक एक्सपर्ट। अब इसको किन शब्दों में डाला जाए? कैसे याद करोगे? क्या करोगे इसके लिए? आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट। अब देखो, बहुत सारे तरीके हैं। आप जनरल एक तरीका है, यू कैन रिलेट दिस विद द वर्ड ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड कॉमन यूसेज। MIM सुना है आपने? एक संस्था भी है, मैं नहीं जाना चाहूंगा। M फॉर मेडिकल, I फॉर आइडेंटिटी, M फॉर मिंट। देख पा रहे हो आप? आप देख पा रहे हो, इसको समझ पा रहे हो? और आगे ले जाएं, MIMS, मिम्स, S भी जुड़ गया, साइंटिफिक एक्सपर्ट। अब मुझे ये तो याद हो गया कि अच्छा 291 से लेकर के 291A, 292, 293, एक मैंने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया, एक ब्लॉक बना लिया। इसको हम लोग अपनी भाषा में, इन माई लेक्सिकॉन आई कॉल इट ब्लॉक टेक्नोलॉजी। मैं हर चीज का एक ब्लॉक बनाता हूं। जैसे मुझे IPC ध्यान करना होता है, मैं ध्यान करता हूं कि देखो, पहले लाइफ आएगा, फिर डेथ आएगा, और डेथ के बाद रिबर्थ होगा। तो मुझे हमेशा याद है कि 45 में लाइफ है, 46 में डेथ है, 47 में एनिमल है, क्योंकि डेथ के बाद आपका रिबर्थ होता है। और यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है तो रिबर्थ आपका जानवर के रूप में ही होगा, आप मनुष्य नहीं बन पाओगे। तो मैंने अपने दिमाग को डायरेक्शन दे रखा है कि 45 में लाइफ है, 46 में डेथ है, 47 में रिबर्थ के बाद जानवर के रूप में आप जन्म ले रहे हैं, एनिमल बन रहे हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ऐसे बहुत सारे आप ब्लॉक्स बना सकते। जैसे मैंने एक ब्लॉक बनाया, बहुत साधारण है, मैं CRPC से विषय से विषयांतर हो रहा हूं, मैं IPC में जा रहा हूं। मैंने एक ब्लॉक बनाया, देखो भाई, जज बनोगे तो तुम्हें पैसे चाहिए होंगे, कोई भी नौकरी करेगा तो उसको पैसे चाहिए, पैसे नहीं होंगे तो कैसे नौकरी करोगे? तो सेक्शन 21 में देख लेना, कुछ लिखा होगा ऐसा, पब्लिक सर्वेंट जज, कुछ लिखा होगा। 22 में लिखा होगा मूवेबल प्रॉपर्टी, पैसे चाहिए। 21 में पब्लिक सर्वेंट है, 22 में पैसे चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी। पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? 23 में लिखा है रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गलत काम करोगे। 24 में उससे भी पेट नहीं भरेगा तो क्या करोगे? डिसऑनेस्टी। 25 में और क्या करोगे? उससे भी पेट नहीं भरेगा तो और फ्रॉड करोगे, फ्रॉडुलेंटली। 25। तो मैंने एक ब्लॉक बना दिया 21 to 25 का।
If you do not have reason to believe 26, go and check their wife's clerk servant account. You will find money is there. 27. और नहीं, you can search their document 28. कुछ इस तरह का लिखा होगा. I may not be 100% correct right now. हो सकता है एक आध सेक्शन इधर उधर भी हो जाए. Don't worry for that. So 21, 22, 23, 24, 25 तो I remember exactly. Public servant है जी, पैसे है, मूवेबल प्रॉपर्टी, नहीं हो पाया, wrongful gain. So what I am trying to convey that apart from one word, you can adopt block technology also. You develop blocks. देखो ये सेक्शन में, सब सेक्शन में बहुत जगह ये ध्यान करने में आता है. अब जैसे एक अंडरस्टैंडिंग भी बनानी, एक तीसरी बात भी मैंने आपको बीच में बताई. When you go to report FIR, whom do you report? किसको FIR दोगे? तो आपने कहा जी SHO को देंगे. SHO थाने का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वही लिखेगा, वही लिखवाएगा. और जब SHO नहीं करेगा तो कहाँ जाओगे? तो भाई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएंगे. अच्छा, यदि आपने मेरी FIR लिखी है तो मुझे कॉपी दोगे कि नहीं दोगे? बहुत लोगों को पता नहीं होता. इंडिया में लीगल लिटरेसी इज वेरी पुअर, सो लॉ हैज रिटन दिस कि नहीं आपको कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी. अब तुम ही बताओ. देखो लॉ में बहुत जगह कॉमन सेंसिकल है. अब इसी में हमने अमेंडमेंट कर दिया कि अच्छा ये बताओ वुमेन रिलेटेड ऑफेंस हो. अब देखो लोग कहते हैं कि बड़ा डिफिकल्ट है जी, इतना इतना अमेंडमेंट कर दिया, याद करना बड़ा मुश्किल है. मुझे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, बिकॉज आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अब तुम देखो ये अमेंडमेंट जो लिखा, इफ इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एन ऑफेंस ना बाय द वुमेन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, सो इफ इट इज वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस, क्या लिखता है? सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर. ये तो बड़ी साधारण सी बात है. महिला के खिलाफ कोई अपराध हुआ है तो महिला पुरुष से बताने में हिचकिचाएगी. तो हमने एक व्यवस्था बना दी कि महिला महिला पुलिस से जाके बताए. अब इसके लिए इन्होंने 5 लाइनें लिख दी, हमने इसको 5 शब्दों में बता दिया. अच्छा, महिला के खिलाफ कौन से स्पेसिफिक अपराध हैं? लॉ स्टूडेंट नोज दिस. आपने देखा कितने एसिड अटैक हुए, 326A कुछ लिखा आपने ऐसा. फिर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, वो वाला अपराध है. फिर रेप रिलेटेड ऑफेंसेस है. ये सब वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस है. तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? वुमेन पुलिस. आपको जरूरत है रुक रुक के पढ़ने की. यू विल हैव टू स्टॉप, स्टैंड, थिंक एंड देन मूव फॉरवर्ड. डोंट बी इन हरी. बच्चे क्या करते हैं ना, इसको मैकेनिकल प्रोसेस में पढ़ते हैं, जबकि उनको क्या चाहिए. देखो पढ़ने की थियरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूँ. It is not important how much input you have made. It is very important what output you have. प्रोडक्टिविटी देखी जाएगी आपकी. आप 1 घंटे पढ़ो बट तबियत से पढ़ो. ये नहीं कि आपने मैकेनिकल ढंग से. बच्चे आते मुझसे सवाल पूछते कितने घंटे पढ़ना होगा जुडिशियल सर्विसेज के लिए. मैं समझ जाता हूं ये बच्चा मेरी बात नहीं समझ पाया, ये विद्यार्थी अभी भी भ्रमित है. आपको कभी ये सवाल नहीं पूछना है कितने घंटे पढ़ने हैं. आपको सवाल ये पूछना है कि सर ये बताओ कि एक दिन में कितने सेक्शंस पढ़ने, कितने सवाल बनाने, कितने ऑब्जेक्टिव, कितने मेंस के क्वेश्चन लिखने. समय कितना भी लग जाए, समय नहीं सीमित कर सकता आपकी अंडरस्टैंडिंग को. हो सकता है आप वो 4 घंटे में कर लें और हो सकता है कि आप 8 घंटे में करें. तो डिपेंडिंग अपॉन योर कॉम्पिटेंस, योर एफिशिएंसी, your intelligence, you will devote time. मैं नहीं जानता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत क्विकली लर्न करते हैं. मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं. एक बच्चा बहुत फास्ट पढ़ लेता है, उसको काम देता हूँ, कहता है हमारा हो गया जी. आधे घंटे में पढ़ के रख देता है एक चैप्टर. पूछता हूँ तो जवाब भी देता है 90%. एक बार की रीडिंग में. बड़ा भाई आश्चर्य वाली बात है ये तो. So this can happen with you, with me also. And I tell you, it is question of belief as well. आपको अपने आप में विश्वास करना पड़ेगा. I tell you, I am a mathematics graduate. So I don't know whether it is right notion or wrong notion, but I have this belief that my digital memory is very sound. I can memorize numbers very quickly. phone number मुझे ध्यान रहते हैं.
मुझे सबका नंबर ध्यान होगा लगभग लगभग, आई कैन मेमोराइज नंबर्स इजिली। तो आपको ना अपने आप में थोड़ा विश्वास भी लाना पड़ेगा, आई कैन डू इट। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन समझना है पूरे एक्ट का। ऑर्गेनाइजेशन समझने में जैसे मैंने आपको मोटे तौर पे बताया, if you read CRPC, first there'll be information, then there'll be investigation, then there'll be charge, then there'll be charge sheet. Now, let me come to that organization point. I said organization of act. मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट में आपको एक मोटी बात बताई। अब आप देखो, आप सीआरपीसी को यदि पढ़ने जाते हो, मैं थोड़ा सा इस पे समय डिवोट कर देता हूं ताकि ये आप भी कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो, हर एक्ट में पहले प्रिलिमिनरी लिखा रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। भाई, who will try this case, who will punish the accused, who will get him punished, so prosecution is required, court is required, so we have written that. Investigation is by police, that is in chapter 12 of CRPC. वो तो एक अलग चैप्टर, इसलिए मैंने उसकी चर्चा यहाँ नहीं लिखी उतनी। पावर ऑफ कोर्ट्स, क्या करेगा कोर्ट? कोर्ट तो बना दिया, बट करेगा क्या? तो चैप्टर 2 में आया कोर्ट को बनाया, चैप्टर 3 में आया करेगा क्या, व्हाट इज देयर पावर। अब देखो, एक लय है, ताल है। पहले हमने चैप्टर 2 में बनाया कोर्ट, चैप्टर 3 में बताया पावर ऑफ कोर्ट। अब ये आपको ना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर माइंड में बनाना है। इफ यू वांट टू एनहेंस योर मेमोरी एंड एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग, यू विल हैव टू क्रिएट ए काइंड ऑफ मूवी इन योर माइंड। एक चलचित्र बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक चलचित्र बनाई, अपराध होगा तो कहां जाओगे? पुलिस के पास। किस सेक्शन में जाओगे? 154, 155। 154 में क्या करोगे? कॉग्निजेबल ऑफेंस। 155 में क्या करोगे? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नहीं करेगा वो तो कुछ क्या करोगे? हम मैजिस्ट्रेट के पास, मैं एक मूवी बना रहा हूं अपने दिमाग में। अच्छा, मैजिस्ट्रेट के पास गए, मैजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया या पुलिस ने एफआईआर लिख लिया, एनसीआर लिख लिया, तो क्या करोगे? तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। तो 157 में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। मैं एक मूवी बना रहा हूं अपने दिमाग में, कैसे ऐसे चीजें चलेगी। दैट इज टू बी क्रिएटेड इन योर माइंड एज वेल। वैसे ही यहां मैं मूवी बना रहा हूं। कोर्ट है तो कोर्ट करेगा क्या? का पावर लिखती। आपको अपने आप को डायरेक्शन देना ही होगा। आपने फिर लिखा, अच्छा भाई, कोर्ट और ऑफिसर, यहां ऑफिसर्स भी लिखे हैं, जिसमें मैंने कहा कि प्रोसिक्यूशन आता है, इनसे ही सिर्फ काम हो जाएगा। नहीं नहीं, पुलिस की भी आवश्यकता है। तो चैप्टर 4 में लिखा पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, तो यहां पुलिस भी आ गया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब हम इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे चैप्टर 12 में, उसके पहले हमें बहुत सारी चीजें जाननी होगी। इसलिए सीआरपीसी ने क्या किया है कि उसके पहले, जैसे इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं उसमें अरेस्ट भी होता है। अब चैप्टर 5 में हमने लिख दिया अरेस्ट, ये पहले ही बता रहे हैं। अब तुम अपने दिमाग को डायरेक्शन दो, पुलिस क्या करती है? अरेस्ट। तो अपने आप को समझाओ, एक लय ताल बनाओ। अरेस्ट करके तो लोगों को ले जाओगे। अच्छा जी, बाकियों को कैसे बुलाओगे? विटनेस है, और भी लोग हैं जो गवाही देने आएंगे, डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, उनको कैसे बुलाओगे? तो देखो अगले चैप्टर में उसका भी बता दिया, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। अब लॉ की भाषा में लिखा है कंपेल अपीयरेंस। केवल एक्यूज्ड के अरेस्ट हो जाने से और पुलिस के रहने से you cannot conduct all criminal trial. You need other people, you need witness, you need other people to support you. So how will you call them? Chapter 6. अब बातों को समझो, मैं क्या कह रहा हूं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूं, अपने आप को समझा रहा हूं। दिस इज नॉट बुकिश लैंग्वेज, और दिस इज नॉट बुकिश अंडरस्टैंडिंग, रादर it is your own understanding of your own conceptualization of CRPC, and that is what I am requesting. If you want to have proper learning of any subject for that matter, किसी भी सब्जेक्ट का, take my words very seriously and sincerely. आप मेरे शब्दों को बहुत ही गहराई से समझें जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप किसी भी बैर एक्ट को यदि अंतःकरण में कंठस्थ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी जुबान पर रहे, आप कभी भी किसी सेक्शन को रिप्रोड्यूस कर पाए, तो उसका तरीका यही है कि आप उसकी एक चलचित्र अपने मस्तिष्क में बनाओ। नहीं बनाओगे तो नहीं हो पाएगा, आप इतने सारी चीजों को याद नहीं कर पाओगे। अब देखो, आपने कहा सर चैप्टर 6 तो आपने बता दिया। अब चैप्टर 6 को देखने जाओगे तो 61 से लेकर के ये 90 तक, कितने तक जाता है ना, देखना 61 to 90। अब बताओ 30 सेक्शन याद करना सरल है क्या?
बट उसकी भी एक तकनीक है, उसमें भी तुम ब्लॉक्स बनाओ। हमने अपने मटेरियल में बैर एक्ट में बना दिया, फिर उसका सब ब्लॉक्स भी बनाओ। तो इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी। जैसे लाइब्रेरी में अनगिनत किताबें रखी होती, लाखों पुस्तकें, बट देयर इज ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी किताब कहां रखी है उसका पता होगा आपको हमेशा। ठीक उसी प्रकार से बैर एक्ट में हर सेक्शन एक किताब की भांति है। एवरी सेक्शन इज लाइक ए बुक एंड सबसेक्शन 2, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट लाइब्रेरी अरेंजमेंट, यदि आप इस पुस्तकालय की व्यवस्था को समझ जाओ तो आपको बैर एक्ट को याद करने में बहुत सहजता, बहुत सरलता होगी। आप सहज सरल ढंग से इसको कंठस्थ कर पाओगे, आप इस बात को समझेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, अच्छा ये बताओ कॉमन सेंस में कि मुझे किसी को बुलाना है तो पहले मैं प्रेम से बुलाऊंगा कि पहले मैं उसको डरा धमका के बुलाऊं? आप कहोगे नहीं मुझे पहले प्रेम से बुलाया, उसको मैंने लॉ की भाषा में कहा समझ, लेकिन वो प्रेम की भाषा समझ ही नहीं रहा है। आप क्या करो? वारंट, जाओ भाई उसको पकड़ के लेके आओ, पुलिस को वारंट जारी कर। उसके बाद भी वो इतना सातिर भागता रहा, क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? हम प्रोक्लेमेशन कराएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे ये भाग रहा है, कोई ना कोई तो मुझे आके सूचना दे देगा, फिर भी वो पकड़ में नहीं आ रहा है, फिर क्या करोगे? उसके घर पे जाकर के कुर्की जब्ती करेंगे, जिसको हम लोग अटैचमेंट कहते हैं लॉ की भाषा में। विल अटैच हिज प्रॉपर्टी, भागे भागे आएगा, उसकी प्रॉपर्टी को कोर्ट अटैच कर लेगी, पुलिस वाला अटैच कर लेगा, अथॉरिटी अटैच कर लेगी, तो भागे भागे आएगा अपनी संपत्ति बचाने। अब देखो ये 4 व्यवस्थाएं हैं। माइल्डर फॉर्म सबसे पहले, अब देखो ये लॉजिक है, तर्क और बुद्धि से ये आपको ध्यान करना है। कोई इसमें किताब काम नहीं करेगा, दिमाग काम करेगा, दिमाग। दिस इज द स्किल ट्रेनिंग। आपको मैं सारी बातें नहीं बता सकता हूं, बहुत गहराई की बातें हैं। एक एक सेक्शन को याद करने के लिए उसके फुल स्टॉप, कॉमा और शब्दों को भी ध्यान किया जा सकता है। हम आपको यह भी याद करा सकते हैं कि इसमें सेल लिखा है या मे लिखा है। आपको कहिए ये कैसे? प्रारंभिक परीक्षा के सवाल ऐसे आते हैं, नहीं मैं तो रटूंगा, नहीं मैं नहीं रटूंगा। कैसे? वो भी तीक्ष्ण बुद्धि से, तर्क शक्ति से याद करेंगे। अब आप जाओ सेक्शन 204, मैं इसी से रिलेटेड आपको बताता हूं। हमने लिखा इन एवरी समन्स केस समन्स शैल बी इशूड, माइल्डर फॉर्म के लिए शैल लिखा, बट हार्सर केस के लिए, वारंट केस के लिए जिसमें सजा 2 साल से ऊपर है, उसके लिए हमने लिखा वारंट में बी इशूड, क्योंकि हार्सर केस में भी हम चाहते हैं कि व्यक्ति प्रेम से आ जाए, उसमें लिख दिया वारंट में बी इशूड। अब आप इसको बैठ के रटोगे या मेरी बात समझोगे, निर्णय आपका है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ उदाहरण बता रहा हूं। मैं आपको हर बात नहीं बता सकता, बट मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। समन्स शैल बी इशूड, अब आप उसको बैठ के रट रहे हो, मैं नहीं रटूंगा, मैं नहीं रटता, मैं आपको समझाऊंगा और खुद भी समझूंगा। वारंट में बी इशूड। अब ये प्रारंभिक परीक्षा में सवाल आता है, अब बच्चे कहेंगे ये तो बड़ा रट्टू सवाल आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति समझता नहीं वही रटता है, और जो व्यक्ति समझता है वो रट जाता है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। मुझे लगभग सब कुछ याद होगा, बट मैंने आज तक कभी रटा नहीं। मैं गणित का छात्र हूं, गणित का छात्र बहुत कम रटता है, क्योंकि मैंने समझ बनाई, सोच बनाई, अपना बुद्धि लगाया, अपना तर्क लगाया। तो मैंने आपको कहा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट को समझो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेक्शंस इन ए चैप्टर भी समझो, 1 वर्ड से 154 से 176 तक कैसे जाओगे, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है। 1 वर्ड। मैंने कहा 154 में एफआईआर, 155 में एनसीआर, 156 में इन्वेस्टिगेशन, ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 157 में स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो मैंने एक लय ताल बनाई उसकी,
160 में कहा अटेंडेंस, 161 में कहा स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, 162 में कहा एविडेंस। ऐसे हर चैप्टर में है। अब आपको कभी कभी ऐसे सेक्शन मिल जाएंगे जो बहुत लंबे होते हैं, अब आप कहोगे इसको कैसे याद करें। तो अभी वही तकनीक है, जैसे आप 181 सेक्शन निकालने लड़ा, कितने सब सेक्शन है इसमें? मैं भी देख लेता हूं आपके साथ, 5 है क्या? अब मुझे इतना ध्यान नहीं है, बट फिर भी कुछ ना कुछ तरकीब और तकनीक तो निकल के आ ही जाएगा। 5 ही है। अब इसको कैसे याद करें? इतना लंबा चौड़ा आपने लिख दिया जी। क्या करें इसका? एक तो अपनी बुद्धि को लगाना भूलो मत, कभी रटो मत चीजों को। अच्छा आप बताओ, अपराध यहां होता है तो ट्रायल कहीं और करोगे, बट यहां अपराध करके किसी ने किसी को वहां छिपा रखा है। ए में अपराध किया एंड बी में छिपा रखा है। somebody has committed crime in district A and has hidden that person in district B, like kidnapping, abduction. So will you not allow B court to try this case? Yes, will. चलो सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन कौन कौन सा अपराध इसमें शामिल है ये बताना। भाई देखो, सबके ना तकनीक हैं, तरकीब हैं, तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। मेरे से क्या क्या कराओगे और मैं क्या क्या कर पाऊंगा, तो ये तो थोड़ा सा आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसमें एक तकनीक है, मैं आपको बता के जाता हूं, आप पढ़ना, DTC, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अब ये क्या है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं। एम्बिशन के मेटेरियल को देखना, उसमें लिखा है हमने इसके ऊपर व्हाट इज दिस DTC। तो ऐसे कई सारे नायाब तरीके हमने इजाद किए। मैं आपसे बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट को समझो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चैप्टर को समझो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेक्शन के सबसेक्शन को समझो। उसमें भी यदि आपको ध्यान करना है अथॉरिटी कौन है, वर्ष कितने हैं, समय सीमा कितनी, उसमें भी एक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं साधारण सा, आपने पढ़ा होगा शायद 106 to 110, पढ़ा है कि नहीं? सिक्योरिटी प्रोसीडिंग 106 से लेकर के 110 तक है, पढ़ा है आपने? पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है इस चीज को? आपने इसको पढ़ा है? अब उसमें ये लिखा है कि आप कितने दिन के लिए किससे बॉन्ड लोगे। तो कोई बहुत कठिन चीज नहीं, देखो आपको तकनीक बनानी है, तरकीब बनाना है। तो मैंने कहा कि 106, 107, 108, 109, 110, फर्स्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन एंड मिडिल 3 सेक्शंस। अब हमें इससे क्या ध्यान है पता आपको? 3 इयर्स चेक कर लेना, एंड दिस इज ऑल 1 year, 1 year, 1 year, दिस इज ऑल्सो 3 year। मैंने 3 ब्लॉक बना दिए, तो मुझे याद करने में बहुत सहूलियत हो गई। छोटा सा तकनीक है ये। अब तुम कहोगे इसमें रोल किस मैजिस्ट्रेट का है, वो भी देख सकते हो। जनरली सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स में यदि कहीं सजा दिया है कोई मैजिस्ट्रेट तो वो कर देगा, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का रोल हो जाएगा। लेकिन जनरली सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का रोल होगा। 107 में, 8 में, 9 में उन्हीं का रोल होता है। आप देखना, मैं आपको समझ की बात बता रहा हूं, बट इसके लिए थोड़ा आपको स्लो एंड स्टडी विंस द रेस फॉलो करना पड़ेगा। आप किसी भी चीज में जाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना मत भूलो। यू विल हैव टू अप्लाई योर माइंड। गॉड हैज गिफ्टेड यू दिस इंटेलिजेंस, प्लीज यूज दिस एज मच एज यू कैन। आप जब तक इसको, फिर से मैं कह रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चैप्टर,
अब जैसे इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर को पढ़ना है, चैप्टर 12, तो पहले इन्फॉर्मेशन आएगा, पहले इन्वेस्टिगेशन आएगा। आई सेड इन्फॉर्मेशन पहले आएगा। अब जब इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, you just try to understand this. Information has been given, then investigation has been done, and now you will file the report. So these are the three stages. Information आएगा तभी इन्वेस्टिगेशन होगा, तभी रिपोर्ट बनेगा। अब देखो, आपने इंफॉर्मेशन दिया 154 से 156 में, इन्वेस्टिगेशन इज 157 to 167, एंड देन 168 ऑनवर्ड्स यू आर मेकिंग रिपोर्ट। 168 ऑनवर्ड्स आप रिपोर्ट बना रहे हो। तो जब तक मेरे को सूचना नहीं मिलेगी, मैं इन्वेस्टिगेशन क्या करूंगा? और जब तक मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा, उसका रिपोर्ट क्या बनाऊंगा? ये तो कॉमन सेंस है। अब देखो, सीआरपीसी की समस्या या किसी सब्जेक्ट की समस्या इतनी ही पे समाप्त नहीं होती। ये तो बैरक्ट की मास्टरी की बात है। और बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं नायाब, खास करके प्रोसीजरल लॉ में, विच क्रिएट्स डिफिकल्टी फॉर स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया उसके लिए? अब हमने एक वर्ड की फहरिस्त बनाई है अपने बैरक्ट में, पेज 31 पर। अपने बैरक्ट, सीआरपीसी बैरक्ट, जो हमने एम्बिशन पब्लिकेशन में पब्लिश किया है, जो कि वेबसाइट वगैरह सब जगह अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट, अमेजन और हमारे वेबसाइट पर भी है। ये सभी के लिए, ये देखो, दिस बैरक्ट राइटिंग is not for business purpose. It is a commitment to legal fraternity. It is commitment to law students. Everybody cannot attend my class or our class at Ambition. So what we have done this through बैरक्ट। क्या आपको बैरक्ट बहुत सस्ती कीमत पे मिलता है, आप लीजिए और पढ़िए, ध्यान दीजिए। अब ऑब्वियसली नाउ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स तो मैं ही क्लास में बता पाऊंगा, वो बैरक्ट नहीं बता पाएगा, वो एक अलग व्यवस्था है। मैंने इसमें लिखा भाई, रुक्का कहाँ है, रिकवरी महाजर कहाँ है, डिस्क्लोजर महाजर कहाँ है। अब तुमने सुना नहीं सुना, डिस्क्लोजर महाजर सेक्शन 100, रिकवरी महाजर सेक्शन 100, नो बेंच वारंट सेक्शन 70। अब ये तो देखो यूनिक वर्ड्स हैं जो सीआरपीसी में हम यूज करते हैं। फॉर्मल अरेस्ट 41, आप प्रॉपर अरेस्ट नहीं करते, फॉर्मल। जामा तलाशी सेक्शन, तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐसे हो सकते थे, डिफॉल्ट बेल सेक्शन 167, मैंने उसका एक फहरिस्त बना दिया, एक लिस्ट बना दी बैरक्ट में। और तो और आपकी यादाश्त के लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक चार्ट भी बनाया। चार्ट बनाया इसमें कि देखो भाई, ट्रायल प्रोसेस चलता कैसे है, इन्वेस्टिगेशन होता कैसे, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगी, ज्यूरिसडिक्शन में क्या क्या ध्यान रखना है, मैंने उन सबों का एक चार्ट बना दिया। लो भाई, चार्ट बना दिया सबका। और ये चार्ट ना हमारी अंडरस्टैंडिंग पे आधारित है, अन्य बैरक्ट की तरह नहीं है कि बैरक्ट का पूरा चार्ट ही बना दिया। नो नो नो, वी हैव सेलेक्टेड सर्टेन चार्ट्स। इन्वेस्टिगेशन का चार्ट बना दिया, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस का चार्ट बना दिया, ट्रायल का चार्ट बना दिया, प्लेस ऑफ ट्रायल का चार्ट बना दिया, लिमिटेशन इन कॉग्निजेंस का चार्ट बना दिया। हमने टॉपिक सेलेक्ट करके उसका चार्ट बनाया। We have not prepared chart of everything that which is now really confusing and mingled. So we have done it selectively. Process to compel appearance, जो मैंने अभी आपको बताया, पहले समन्स जारी करते हैं, फिर वारंट, फिर प्रोक्लेमेशन, फिर अटैचमेंट। हमने अलग अलग चार्ट्स बनाए। हमने एक साथ नहीं किया ये काम, हम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते। और तो और, अब आप कहोगे जी सर, हमें प्रिलिमिनरी में तो रिसेंट केसेस आ जाते हैं, तो एम्बिशन का बैरक्ट रिसेंट केसेस का एक लिस्ट बना दिया स्टार्टिंग में। लेट अस शेयर अनदर थिंग इन द एंड। आई हैव स्पोकन अ लॉट। हैव यू सीन द शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी? कभी आपने सोचा कि इतने कॉलम्स क्यों हैं? देखो, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। जो भी स्टूडेंट, जो भी लॉयर, जो भी जज, जो भी लीगल फ्रेटर्निटी के लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं, आई हैव ए वेरी सिंपल एडवाइस टू देम। यू प्लीज स्टार्ट रेजिंग क्वेश्चन। क्यों ये इतने कॉलम्स बनाया है और ये कॉलम्स कैसे बनाया? When you start raising question, then you start finding the answer. Socrates ने बड़ी अच्छी बात कही थी, if you want to learn a thing beautifully, raise questions and find answers yourself. But you are privileged that I am here to find answer for you. But you will have to raise questions. आप क्वेश्चन रेज करो, कितने कॉलम्स हैं और क्यों हैं?
you will find a beautiful answer. And what is that beautiful answer? I'll just tell you. Very simple. And it's very interesting as well. अब देखो ये कॉलम्स, तुम अपने बैरक में दिखना इतनी दूर से तो नहीं दिखेगा. 1 2 3 4 5 6. अब तुम्हें पता चला ये 6 कॉलम क्यों है? It gives a beautiful insight. The moment you start understanding these languages which I am speaking right now, your understanding and your study will be really very, very happy. And you will be very, very contented. मैं आपसे खुश होने की बात कर रहा था. अभी आपने सोचा कि 6 कॉलम क्यों बनाए, और बनाए तो पर्पस क्या था? मैं अभी आपको बता देता हूं. कोई भी सेक्शन आप उठा लो, जैसे आपने उठाया 306 अबेटिंग द कमीशन ऑफ सुसाइड, तो पहले में लिखा सेक्शन नंबर, दूसरे में लिखा ऑफेंस का डिस्क्रिप्शन. ऑब्वियसली ऑफेंस का ही तो ट्रायल कर रहे हैं सीआरपीसी, तो ऑफेंस की जानकारी तो होनी चाहिए. अब लिखा इम्प्रिजनमेंट, पनिशमेंट. पनिशमेंट पहले लिख दिया. तो अपराध, सेक्शन नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंस एंड पनिशमेंट. तो सेक्शन नंबर, ऑफेंस एंड पनिशमेंट, 3 कॉलम हो गए. अब चौथे में देखो क्या लिखा है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल. क्यों लिखा है? क्योंकि सबसे पहले आप क्या करने जाओगे? रिपोर्ट. द मोमेंट यू गो टू रिपोर्ट, you go to police to report the matter, the first and foremost question will be whether it is cognizable offense or non cognizable offense. क्या ये संज्ञेय अपराध है या गैर संज्ञेय अपराध है? कैसा अपराध है? संज्ञेय अपराध होगा तो पुलिस अधिकारी उस पर रिपोर्ट लिखेगा तुरंत. गैर संज्ञेय होगा तो एफआईआर नहीं लिखेगा, प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं होगी, वो एनसीआर होगा 155. तो पहले ये डिसीजन लेना आवश्यक है, कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल. अच्छा, यदि ये डिसीजन हो गया तब दूसरा निर्णय लेंगे हम कि उसको अरेस्ट करना है नहीं कर रहे. कॉग्निजेबल में आप अरेस्ट कर सकते हो जनरली स्पीकिंग, बहुत सारे कंडीशंस हैं और भी. अब जैसे ही अरेस्ट होगा कोई व्यक्ति तो ये आएगा प्रश्न कि बेलेबल है नॉन बेलेबल. अब देखिए अगले कॉलम में लिखा है बेलेबल नॉन बेलेबल. देख रहे हो आप? अगले कॉलम में लिखा है बेलेबल नॉन बेलेबल. तो पहले पुलिस कार्रवाई करेगी तभी आप बेल नॉन बेलेबल, बेलेबल नॉन बेलेबल की चर्चा आएगी. हम अरेस्ट होंगे तभी तो सोचेंगे बेल ले नहीं ले. जनरली बिना अरेस्ट हुए भी हम एंटीसिपेटरी बेल की बात करते हैं, वो अलग बात. अब जब ये सब हो जाएगा तो लास्ट में आपको ये बताना पड़ेगा कि चलो ये सीआरपीसी है, अब पुलिस की कार्रवाई हो गई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट फाइल कर दिया, कौन सा जज, कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा? तो लास्ट कॉलम में वो बता दिया. अब कितना सरल है. 6 कॉलम्स. फर्स्ट इज section number, second is offense, third is punishment, fourth is cognizable non cognizable, fifth is bailable non bailable, and sixth is which court will try. court. अब आपको 6 कॉलम याद हो गए. कभी आप भूलोगे कि इसमें 6 कॉलम था? शेड्यूल में 6 कॉलम है? नहीं, कभी नहीं भूलो. अब देखो इन्वेस्टिगेशन जब हो जाता है सीआरपीसी में तो आप अब क्या करते हैं? आप रिपोर्ट देते हैं मैजिस्ट्रेट साहब को. अब कौन सा मैजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा, दैट हैज टू बी डिसाइडेड. सो इन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 13, 12 में 12 हो गया. इन चैप्टर 13 यू हैव 13 सेक्शंस, 177 to 189. 177 to 189 is 13 sections because 177 is included and 189 is also included. So 13 सेक्शन का 13वां अध्याय, 13 सेक्शन में हमने बताया कौन सा मैजिस्ट्रेट इसका ट्रायल करेगा. ट्रायल करने के लिए करते क्या? सबसे पहले कॉग्निजेंस लेते हैं. तो सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लिख दिया. कॉग्निजेंस के ऊपर क्या क्या सीमाएं हैं? तो 195 to 200 में वो लिख दिया, 195 to 199 में. फिर क्या पुलिस के पास ही हमेशा केस दर्ज होता है? नो 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 नो, कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, सेक्शन 200 में लिख दिया. अब जब ये सब बातें हो गई तब आप चार्ज फ्रेम करते हो, और चार्ज फ्रेम करने के बाद ट्रायल शुरू होता है, और ट्रायल शुरू होने के बाद लास्ट में हम पनिशमेंट देते हैं, जजमेंट लिखते हैं. उसी प्रकार से सीआरपीसी लिखा हुआ है. अब जब ये सब हो जाएगा तभी तो अपील में जाओगे, तो अपील बाद में लिखा है, रिवीजन रिव्यू बाद में लिखा है. आप बातों को समझो कि ये किसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है. वन वर्ड को पकड़ना है, ब्लॉक को देखना है, कॉन्ट्रास्ट एंड कंपैरिजन भी करना है, चार्ट बनाना है. कॉन्ट्रास्ट एंड कंपैरिजन नहीं करेंगे तो आपको चीजें बहुत बेहतर समझ में नहीं आएगी. मुझे लगता है कि आप बेयर एक्ट को पढ़ पाएंगे. हमने वन वर्ड भी लिखा, ब्लॉक भी लिखा, और नहीं पढ़ पाते हो, नहीं पकड़ पाते हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा. इज दिस क्लियर? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड लिटिल बिट हाउ टू रीड एंड हाउ टू स्टडी बेयर एक्ट. आप मेरे वीडियोस को देखना,
समझना। मैंने अभी अभी आपको कहा हरियाणा मेंस पे में मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाला है, आप प्लीज उसको सभी लोग वॉच करिएगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं। इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल। इज दिस क्लियर? थैंक यू वेरी मच।